It's so beautiful, you and me. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीरीज़ चल रही थी, हमने चलाई थी, कुछ कारणोंवश मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। वो थी संस्कृत भाषा की, और उस पर मैंने जो है स्लाइड वाइज जो है वीडियोस अपलोड किए हैं, कुछ बेसिक चीज़ें बताई है, और संस्कृत साहित्य जो इम्पोर्टेंट रहता है, कुछ क्वेश्चन वहाँ से पूछ दिए जाते हैं, तो उसकी हमने बात की थी उन कुछ वीडियो में, और तब से जो है स्टॉप पड़ा है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो सामने इमेज में आपको वो इमेजेस दिख रही होंगी। जो भी मैंने वीडियोज अभी तक अपलोड कर दिए थे वो स्लाइड से थे। ठीक है दोस्तों, फेस कैम वीडियो ये मेरा शुरुआत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने इमेज देख ली होगी कि मैंने उस वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि संस्कृत साहित्य कहाँ से शुरुआत होती है, क्या क्या होता है, कुछ उसके जो भी बेसिक टर्म्स थे, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, तो उनकी मैंने बात कर ली थी सारी। कुछ आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अब बात करूँगा, जो बेसिक से शुरुआत करूँगा संस्कृत भाषा की। ठीक है, उसकी भाषा जो भी है, इसकी व्याकरण, दरअसल बताएं तो सीधा सीधा कहने का मतलब है व्याकरण की मैं शुरुआत करने वाला हूँ। तो आपको कुछ आपको डायग्राम दिख रहा है जो भी मैंने मार्कर से बना के रखा है, कुछ बेसिक जिसे कहते हैं बुलेट पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, उन्हीं के अंतर्गत मैं सारी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले संस्कृत क्या है, बच्चे जानते, मतलब कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि संस्कृत एक विषय है। तो विषय तो है ही एक तरीके से, लेकिन हकीकत तो यह है कि संस्कृत एक भाषा है। जिस तरीके से हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है, तेलुगु होती है, एनीथिंग, ढेर सारी भाषाएं। तो उन भाषाओं को सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है, उन भाषाओं का हमें नॉलेज तब तक नहीं होता है जब तक हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को ना समझें। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें कि कोई भी भाषा बगैर व्याकरण की हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो व्याकरण, आखिर व्याकरण होता क्या है, ठीक है, व्याकरण क्यों पढ़ी जाती है, किस वजह से, तो उन्हीं की बात जो है मैं संस्कृत भाषा से लिंक करके बताऊंगा कि हर एक भाषा में व्याकरण ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर आपको जो बातें बोल रहे हैं वो आपको पर्टिकुलर समझ में आ रही हैं। ठीक है, कि ना कि थ्रू हम ध्वनि बोल रहे हैं, ध्वनि, आप मेरी बातों को समझे, मैं पढ़ा दूंगा इस चीज़ को, कि जो मैं ध्वनि बोल रहा हूँ, ठीक है, उन ध्वनि को आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, और आप उसके अर्थ को समझ रहे हैं। तो ध्वनि में हम बोलते क्या दरअसल है, हम कहीं ना कहीं अक्षरों को बोल रहे हैं। ठीक दोस्तों, हम अक्षरों को बोल रहे हैं। अब यही अक्षर जो है आपके समझ में आ रहा है, अब इन अक्षरों को हम पिरो देते हैं। ठीक है, पिरो के बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, हम यही शब्द ले लें, बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो शब्द है बोलते, अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें बा है, हम जानते हैं बा है, लेकिन अगर बात करें तो रियल में क्या फैक्ट है, रियल क्या है, बा। ठीक है, ला, इसका मतलब हम कोई ना कोई ध्वनि निकाल रहे हैं, यही ध्वनि हमारे अक्षर होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं अक्षरों को, यानी इन्हीं ध्वनियों को जब हम क्रम से बोलते हैं तो आप उसको समझ लेते हैं कि बोलते हैं। जैसे राम, ठीक है, ठीक, आम। अब ये जो भी शब्द है इसमें एक अक्षर है। ठीक है, ये अक्षर ही हैं, अक्षर बोले तो अब यहाँ पे जो आपकी मात्रा है वो भी अक्षर ही होते हैं। अक्षरों में आते क्या हैं, आपके स्वर आते हैं और आपके व्यंजन आते हैं। ठीक दोस्तों, अब ये जो हमने शब्द बोले, कोई भी शब्द या अक्षरी ले लो या स्वर ले लो, इनमें अक्षर शामिल हुए हैं, ये ध्वनियाँ हैं। अब यानी ध्वनियों को हम जब क्रम से बोलते हैं तो हमारे शब्द बन जाते हैं, और शब्दों को जब आपस में मिलाते हैं तो हमारे वाक्य बन जाते हैं, और वाक्यों को, ढेर सारे वाक्यों को मिलाते हैं तो हमारी एक स्पीच बन जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक स्पीच दे रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ वाक्यों के थ्रू। तो देखा जाए इन वाक्यों को बोलने में, जो स्पीच बोलने में कहीं ना कहीं कुछ नियम फॉलो करते हैं, कुछ नियम हैं जिसमें हम ढेर सारी चीज़ें बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है, संज्ञाएं बोलते हैं, और आपके विशेषण बोलते हैं, और क्रियाएं बोल रहे हैं। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं इनके अंतर्गत बोल रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें, आखिर ये नियम कहलाते क्या हैं,
तो दोस्तों यही नियम हमारे जो है व्याकरण के अंतर्गत आने वाले फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए उनके नियमों को जाना जाता है। और जब हम नियम जानते हैं तो वो नियम किसके अंतर्गत जानते हैं, वो हमारे व्याकरण के अंतर्गत जानते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, मेरी छोटी सी नॉलेज आपको पता है, ठीक है। मैंने डिफ़ाइन करने का कोशिश किया है अच्छे से, ठीक। अब जब व्याकरण की बात करें तो सबसे पहला हमने कहा कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो शब्द बोलते हैं। शब्द किनसे मिलते हैं, अक्षरों से मिलते हैं। और अब देखो ये शब्द एक लिखा है संस्कृत, ये लिखा है संस्कृत। आखिर इसी शब्द को ले ले तो यहाँ पे इस संस्कृत में ही ढेर सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। आपका ये देखो हमने टुकड़ों में इसको तोड़ा है, अलग अलग किया है। तो आपका ये सम है, क्री है, अक्यत है, आखिर ये क्या है, ठीक दोस्तों। कि एक शब्द में आखिर कितनी चीज़ें आ रही हैं, यही चीज़ें जो है व्याकरण के अंतर्गत हम सीखते हैं। जैसे कि सम है जो हमारा उपसर्ग है, किसी शब्द में जब पहले आने वाली चीज़ सम कहलाती है तो हमारा उपसर्ग हो गया। क्री क्या है, ये एक धातु क्रिया है, ये क्रिया हो गई। और कित क्या है, शब्द के अंत में जो यूज होते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। अब देखा जाए एक शब्द को लेके हमारी इतनी चीज़ें आ गई हैं, इन्हीं चीज़ों का ही नाम व्याकरण होता है। इसी को ही हम व्याकरण कहते हैं, इसमें नियमों को सीखा जाता है। तो एक शब्द कैसे बना, एक शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर शब्द किस तरीके से वाक्यों को बनाते हैं, फिर कोई ढेर सारे वाक्य मिलाकर कैसे स्पीच तैयार होती है, उनके क्या क्या नियम होते हैं। तो हर एक भाषा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है व्याकरण। तो व्याकरण की बात करें तो सबसे पहला शब्द हमने आपको बता दिया, व्याकरण आखिर होता क्या है। जिस तरीके से व्याकरण शब्द को लें तो वी, धन, आन और क्री और ल्युट, इसमें भी वही चीज़ है। ये उपसर्ग है, ये आपका प्रत्यय है, धातु क्रिया, और ये आपका प्रत्यय, ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है, ठीक। तो संस्कृत बना है सम, धन, क्री, धन, क्यथ से। तो आप समझ गए संस्कृत शब्द आखिर इसका जो है रियल में देखा जाए क्या आखिर अर्थ क्या होता है, तो हम इसको कह सकते हैं शुद्ध परिष्कृत, ठीक। यानी कि संस्कृत वह है, एक शुद्ध विद्या है, परिष्कृत यानी कि अपनाने वाली चीज़ है। तो इसको अगर साधारण इस शब्द का अर्थ देखें तो शुद्ध परिष्कृत बताया गया है किताबों में। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं व्याकरण, ठीक है। क्योंकि हम संस्कृत भाषा की व्याकरण ही शुरुआत में बेसिक चैप्टर्स जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, तो व्याकरण का जो भी अगर हम तोड़े इसको तो इन चीज़ों में टूटता है, उपसर्ग है और धातु क्रिया है और आपका प्रत्यय है। तो ये लिखा है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात व्याकरण वह है जिससे शब्दों की उत्पत्ति और निष्पत्ति की जाती है। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई है शब्दों की बात। आखिर व्याकरण क्या है, भाषा में क्या यूज होता है, तो जो शब्द हम बोल रहे हैं जो शब्द, उनकी व्युत्पत्ति करना, निष्पत्ति करना, उनका संचालन करना, किस तरीके से आप क्रम वाइज आएंगे, तो उन्हीं को हम व्याकरण कहते हैं। दिस द एक प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, शब्दों को उचित क्रम में रखना, ठीक है, और शब्दों की व्युत्पत्ति करना, ठीक। अब जैसे हमने बोला आ, का, सा, मा, डा, हा, ता, रा, ला, आ। अगर हम इसको क्रम से लिखें, अब ये देखें तो इसको क्या आप क्या कहेंगे, अरे अक्षर ही लिखें, लेकिन इसका अर्थ आपको क्या समझ में आएगा, नहीं ना, नहीं समझ में आएगा। तो आखिर व्याकरण को अगर सिंपल भाषा में कहें कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण में शब्दों को उत्पन्न किया जाता है, उनको निष्पत्ति की जाती है, यानी उनको क्रम से रखा जाता है जिससे कि उसका एक स्पेशली अर्थ हो, ठीक है, स्पेशली अर्थ हो। जैसे बोलते को ले लें, हम अगर इसको ऐसे लिख दें, ते ले बो, क्या इसका अर्थ आप निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं ना। तो बस यही है कि व्याकरण आखिर क्या है, कि शब्दों को उचित क्रम से रखना और उसका स्पेशल अर्थ निकलना, ये किसके अंतर्गत सीखा जाता है, व्याकरण के अंतर्गत। तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरण, यानी अर्थात व्याकरण वह है जिससे शब्दों की व्युत्पत्ति और निष्पत्ति की जाती है।
तो दोस्तों यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा, कुछ मेरी जो भावनाएं हैं मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें व्याकरण, आखिर इसको किसी ना किसी ने तो बनाया ही होगा, किसी ना किसी ने इसमें योगदान दिया ही होगा। ठीक है, कोई भी भाषा है कि ऑटोमेटिक नहीं आ जाती है, कहीं ना कहीं इसमें योगदान दिया जाता है। वो कौन देते हैं? मनुष्य ही देते हैं। तो संस्कृत भाषा की अगर बात करें तो इसमें जो योगदान देने वाले हैं तो आपको देखा जाए तो कौन होंगे, आपको सामने बुलेट पॉइंट में दिख गया होगा कौन कौन है। तो पाणिनि हो गए, कात्यायन हो गए, बरिरुचि हो गए, पतंजलि हो गए। इन्होंने अपना क्या किया? योगदान दिया। जिस तरीके से यूनिवर्स को बनाने में 3 देवताओं का योगदान बताया जाता है कि आपके ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, उसी तरीके से संस्कृत भाषा में जो भी योगदान दिया गया है तो वो त्रिमुनि कहे जाते हैं। तो इसमें 3 नाम आ जाते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है, अब इन्होंने किस तरीके से योगदान दिया गया होगा, इन्होंने दिया किस तरीके से है? क्योंकि हम अगर कोई भी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं, तो उस पर एक थीसिस लिखते हैं। ठीक है, ये साइंस वाले स्टूडेंट जानते हैं कि उस पर थीसिस लिखते हैं कि रिसर्च किया जाता है सिस्टमेटिक ढंग से। आपको एक किताब यानी आपको एक कॉपी पूरा ही भरना पड़ता है खूब अच्छे तरीके से। तो उसी तरीके से इन्होंने योगदान दिया गया होगा, क्योंकि इस संस्कृत भाषा व्याकरण के ऊपर एक पुस्तक यानी एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम हमारा अष्टाध्यायी है। ठीक है, अष्टाध्यायी है। अब इसकी बात करते हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में आपके संस्कृत भाषा के व्याकरण संबंधी नियम दिए गए हैं। जिस प्रकार से किसी भी थीसिस में आपके रूल्स एंड नियम दिए जाते हैं उसी तरीके से इसमें भी दिए गए। आखिर इसमें है क्या, आइए जान लेते हैं। अष्टाध्यायी नाम से पता चलता है कि इसमें आपके क्या है, 8 अध्याय होंगे। ठीक है, अब अध्याय हैं, ठीक, तो उसमें कुछ ना कुछ आपके टॉपिक्स भी होंगे, कुछ ना कुछ होते हैं। तो उनको जो भी दिया गया है आपके जो है प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद बताए जाते हैं, तो इनको पाद बोलते हैं। जो भी आपके जो स्टेंजास होते हैं तो 4-4 पाद बताए गए हैं। तो टोटल अष्टाध्यायी में कितने पाद हो गए? 8 चौको 32 आपके पाद हो गए। ठीक दोस्तों, अब ये 32 पाद हो गए। तो आखिर इसमें देखा जाए अध्यायों में, पादों में आखिर होता क्या है, क्या दिया क्या गया? तो आपको पता होगा अच्छे से कि आपके 4000 लगभग अष्टाध्यायी में सूत्र, यानी पूरे जो अध्याय हैं किस पे है? सूत्रों पर। किससे संबंधित? व्याकरण संबंधित जो भी नियम हैं, जैसे हम हिंदी में अपना सिंपली बोल सकते हैं कि नियम, 4000 नियम दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं। आखिर अष्टाध्यायी सूत्र बना दिए। ये अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो सबसे पहला नाम जो है आपका इनका आता है कि पाणिनि को ऊपर क्यों रखा गया, कि ये ग्रंथ इनके ही द्वारा लिखा गया था। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा गया था। तो इन्होंने लिखा किससे था? सूत्रों के द्वारा। इसी वजह से इन्हें हम क्या कह देते हैं? इन्हें हम कह देते हैं सूत्रकार। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि जो भी हमने आपका ये डायग्राम बनाया है कुछ हद तक आपको समझाने के लिए, तो हम जो सूत्रकार किसे कह देंगे? आपके पाणिनि को सूत्रकार। ठीक, अब जब सूत्रकार कह दिए गए, पाणिनि मेन हो गए, तो आखिर ये 2 मुनि जो थे इन्होंने क्या किया? त्रिमुनि है ना, इन्होंने 2 मुनि ने क्या किया? इन्होंने भी कुछ अष्टाध्यायी में कुछ ना कुछ चेंजेस किए होंगे। जैसे थीसिस लिखते हैं, साइंस में जब इन्वेंशन होता है तो एक वैज्ञानिक का नाम नहीं आता है, ढेर सारे वैज्ञानिक, यानी कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें उसमें जो है कन्वर्ट करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं किसी भी अपना रिसर्च करके। तो इन्होंने भी अपना क्या है, कात्यायन ने अष्टाध्यायी बुक में क्या है कुछ चेंजेस लाए, रिसर्च किया, कुछ भी किया। उन्होंने क्या किया? इन सूत्रों पर, आप समझ लें, इन्होंने इन सूत्रों पर क्या लिख दी? वार्तिकाएं लिख दी। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो आपके जो हैं यहाँ से अगर मिला दिया जाए, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर देते हैं, तो यहाँ पे सूत्रकार आपके पाणिनि हो गए और आपके वार्तिककार जो वार्तिकाएं लिखी हैं वो आपकी कात्यायन ने लिखी हैं, तो वार्तिकार हो गए। इन्हीं सूत्र, जो कुछ भी हुआ इन्हीं सूत्रों पे ही हुआ। आखिर जो थर्ड मुनि हैं आपके, तो थर्ड मुनि ने आखिर क्या किया गया? आपके थर्ड मुनि ने क्या किया होगा कि इसी जो सूत्रों पे है भाष्य लिखे। ठीक, भाष्य लिखे, इसलिए इनको जो है पतंजलि को भाष्यकार कहा जाता है। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिख दी है तो इसी से संबंधित महाभाष्य, ये लिख दें, आपको याद रहेगा महाभाष्य।
जो महाभाष्य ग्रंथ लिखा है किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। आखिर इन्होंने तीनों ने किया किस पे वर्क है, किस पे अपना रिसर्च किया? जो भी किया है आपके जो है अष्टाध्यायी ग्रंथ पर, और किन पर किया है? सूत्रों पर। तो आई होप ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। हाँ, एक पॉइंट और है इम्पोर्टेंट कि आखिर एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है, यह है वृत्तिकार। वृत्तिकार आपके सूत्रकार पाणिनि हो गए, वार्तिकार कात्यायन वररुचि हो गए, भाष्यकार आपके पतंजलि हो गए। तो आखिर वृत्तिकार कौन हैं? तो वृत्तिकार लिखने वाले, इन्हीं सूत्रों पे कुछ और काम हुआ है, तो वृत्तिकार लिखने वाले आपके भट्टो दीक्षित, इनका नाम फेमस है, तो ये वृत्तिकार कहे जाते हैं। तो दोस्तों ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा में कुछ नियम होंगे, जो भी हम बोलते हैं दूसरों को समझ में आता है। जिस तरीके से पहला सूत्र व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरण, अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाली चीज़ हमारी व्याकरण कहलाती है। अब ये व्युत्पत्ति किस तरीके से की गई, क्या क्या नियम होंगे, उसके लिए एक पुस्तक लिखी गई, उसके लिए अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी, और इसी में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो ये त्रिमुनि कहलाए। ठीक है, तो ये इन लोगों का योगदान था। अब इसके बाद बात करेंगे, यहाँ तक की तो बात समझ में आई। अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि आपका ये जो है चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसको सिंपली भाषा में किसी भी तरीके से दोबारा कोशिश करूँगा समझाने की। था इसमें कुछ नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को सब कुछ आता है, और बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने शुरुआत करेंगे संस्कृत सीखने की, तो वो जनरली इस चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली भाषा में सिंपली तरीके से कुछ ना टेक्निक उसमें यूज करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपके माइंड में क्या है, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगा, और आपको पेपर एग्ज़ाम के टाइम वो चीज़ याद बनी रहेगी। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको एक कथा सुनाई, ठीक है, कथा के अनुसार आपको सब कुछ ये चीज़ें बात समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो, दोबारा वीडियो को अगर आप बैक करके देख लेंगे तो आप पूरा ही माइंड में जो भी आपकी ये जो मेरी इमेज है, जो भी मेरी बातें हैं, भले मेरी शक्ल अच्छी ना हो, लेकिन जो मेरी बातें हैं वो आपको जो है एकदम क्लियर सटीक बैठ जाएंगी। तो दोस्तों यह थी व्याकरण की जनरली बातें, इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब हमने इतनी बात कर ली है संस्कृत भाषा की, ठीक है, व्याकरण की कुछ चीज़ें फैक्ट आपको समझ में आ गई होगी। आखिर व्याकरण में है क्या? शब्दों का जो है सब कुछ जो है, शब्द, वाक्य, अक्षर, इन्हीं का ही जो भी कह सकते हैं, जैसे देसी भाषा में ताशा बाजा जो भी कहा जाता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो जो कुछ भी चीज़ें हैं तो उन्हीं से संबंधित हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि आखिर व्याकरण है क्या? शब्दों को उत्पन्न करने का एक विधा है, ठीक है, एक नियम इसमें दिए गए हैं। तो यानी किसको उत्पन्न करने का? शब्दों को। ठीक, जैसे हमने कमल बोल दिया तो आप समझ गए होंगे कमल का एक फूल होता है, ठीक है। अब कलम बोल दिया गया है तो आपका एक कलम पेन होता है। तो ये जो शब्द हैं आखिर ये बने किससे हैं? देखा जाए आपके अक्षरों से बने हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो हमारा होगा वर्ड विचार, यानी अक्षर विचार। जो भी अक्षर होंगे कहाँ पे लिख दें, आपके वर्ड। इसको रफ करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो बात हम करेंगे वर्ड विचार की। तो दोस्तों सारी बात जो है हमारे किसकी है? वर्णों की है कि व्याकरण में आखिर क्या है। व्याकरण क्या होता है? शब्दों को व्युत्पन्न करने की एक विधा है जिसमें नियम दिए जाते हैं। शब्द, और शब्द हमें पता है किससे मिलकर बने होते हैं? अक्षरों से। अक्षरों को हम वर्ड भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे वर्ड विचार की। तो जो वर्ड होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं? अक्षर, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाता है, अक्षर। नाक्षरति इति अक्षरा, इसका मतलब अक्षर, यानी कि जो क्षरण ना हो, जिसका विनाश ना हो, वो अक्षर कहलाते हैं। तो अक्षर की बात करें तो हमारे अक्षर किस तरीके से होते हैं? अगर किसी भी वर्ड, किसी भी भाषा की वर्णमाला की बात करें तो उसमें स्वर और
व्यंजन आते हैं। तो स्वर होते हैं और आपके व्यंजन होते हैं। तो स्वर से संबंधित संस्कृत में कुछ लिखा है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि वो स्वयं राज करते हैं। इसका मतलब ये किसी की सहायता से, ऐसे जो अक्षर जो किसी की सहायता से ना बोले जाते हो वो हमारे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन की बात करें, अन्वग भवति व्यंजनम, इसके मतलब इसमें जो है इनको बोलने के लिए किसी की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जो व्यंजन हम का लिख दें, तो ये का लिख दिया गया है, अगर इसको हम बोलेंगे तो बगैर स्वर के नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम तोड़ेंगे तो हम किस में तोड़ेंगे, का धन आ। अगर ये का, ये व्यंजन है, ठीक है, ये व्यंजन है, तो ये इसको जो है इसकी सहायता किसकी ली गई, स्वर की सहायता ली गई। तो व्यंजन अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरा, इसका मतलब इनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। आपको पता ही है स्वर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम संस्कृत में बात करें तो ये स्वर दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, आपके मूल स्वर और आपके संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में आप देख लें आ, ई, उ और आपका री, ठीक है, ये आपके मूल स्वर में आ जाते हैं। और संयुक्त में ए, ओ और औ, ठीक। संयुक्त का मतलब है मिलकर बनना, यानी कहीं ना कहीं इनका जो उत्पन्न हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं जोड़ हुआ है। जैसे कि ये मिला है, बन के किससे मिलके बना है, आ धन ई से, और ये बना है आपका आ धन ऊ से, और आपका आ धन ए से, और ये बना है आपका आ धन ओ से। हम देखें तो मूल स्वर और संयुक्त स्वर ये होते हैं। तो स्वरों की, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और भूल गए, इधर री, ये आपका अक्सर कर क्वेश्चन में आता है, हर एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें स्वर कौन सा है। संस्कृत भाषा में जो यूज होता है ये स्वर है, और मोस्टली तो हिंदी भाषा में यूज होते हैं। ये संस्कृत भाषा का एक स्वर होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3, 2, 5, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी, 5, और इधर आपके संयुक्त स्वर आपके कितने हैं, 4। तो टोटल आपके कितने हो गए यहाँ पर, 9। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई है, 9 स्वर हो गए। और आपके व्यंजन की हमने बात कर ली कि व्यंजन किसे कहते हैं, और इनकी बात मैं बाद में करूँगा। हम पहले जो है स्वरों की ही बात कर लेते हैं, पूरे हम समझ लेते हैं स्वरों की, क्योंकि व्यंजन जो है, व्यंजन का टॉपिक बड़ा है काफ़ी, स्वरों का थोड़ा छोटा है। तो हम क्या कर लेते हैं, स्वर को ही पहले समझ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग, यहाँ पे थोड़ा बोल्ड भर जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है रफ कर देते हैं। फिर हम स्वरों के बारे में बताएंगे कि स्वर, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, और स्वर किस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इनकी बात हम कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम स्वरों की बात कर रहे हैं। अब स्वरों की बात करते करते हमने जान लिया है कि स्वर जो है हमारे 9 होते हैं, जिसमें मूल स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। अब स्वरों की अगर भेद करें, उनमें से भी स्वरों के जो भेद करें, तो उनमें भेद करने को क्या है कि कुछ स्वर जो है आ, ई, उ, ई, मतलब समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं वो स्वर किसी न किसी तरीके के थे। देखो मैंने अभी बताया था पिछले जस्ट पहले कि अक्षर आखिर क्या है, अक्षर एक तरीके की ध्वनि है, ठीक है। अब ध्वनि आप समझते हैं, कहीं थोड़ा हल्का भी बोलते हैं, कहीं थोड़ा खींच के भी बोलते हैं। अब उन्हीं को खींच के बोलते तो हम आखिर अक्षर ही है। तो वो अक्षर, तो जाहिर सी बात है उन अक्षरों का कहीं ना कहीं भेद किस तरीके से होगा कि स्वरों के भेद के अनुसार ही तो होगा। यानी कि वो जो स्वर बोले जाते हैं, आ, ई, आ, ई, मतलब समझ रहे हो, मैं आ, ई नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप मेरी भावनाओं को समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उन्हीं के अनुसार जो है इन स्वरों को, जो 9 स्वर हैं जो आपके, इन स्वरों को कहीं ना कहीं बांटा गया एक स्पेशली ढंग से, कि हम समझ सकें कौन सा स्वर किस तरीके से बोला जाता है, किसकी ध्वनि कैसे होती है, ठीक है। इसको आइए समझते हैं कुछ अच्छे स्पेशल ढंग से, कि यहाँ पे आपका सूत्र लिखा है उ कालो यूँ इस तरह दीर्घ प्लुता। इससे नहीं समझ में आएगा कि थोड़ा एटिपिकल है, तो हम ये इसको पढ़ लेते हैं सूत्र को। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते।
त्रिमात्रोस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्द मातृकम। कहने का मतलब अर्थात है, संस्कृत थोड़ी टिपिकल होती है, कोई पंडित ही होगा जो वही इसको अच्छे से पढ़ सकता है, जो प्रोनाउंसिएशन जैसे बोलते हैं वही ले सकता है, लेकिन हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। तो आप इस सूत्र को क्या कह सकते हैं, इतना तो समझते ही होंगे। एक मात्रो भवेत हस्सो, इसका मतलब जो एक मात्र की चीज़ है वो हस्स होगी, जो द्विमात्रे जो है वो जो द्विमात्रा जिसमें द्विमात्रा होगी वो दीर्घ उच्चते, यानी उनको दीर्घ बोलेंगे। त्रिमात्रस्तु प्लुतो, यानी जिसकी 3 मात्राएं होती हैं, उन स्वरों की जिन स्वरों की 3 मात्राएं होती हैं उनको प्लुत कहते हैं। और गेयो का मतलब जानो, ये थोड़ा रटने वाली चीज़, गाने वाली चीज़ है। एक मात्रो भवेत हस्सो द्विमात्रो दीर्घ उच्चते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्द मात्रिकम। कहने का मतलब त्रिमात्रो 3 मात्रा की जो चीज़ है, प्लुत जानो, गेयो मतलब जानो, और व्यंजनम चार्द चा अर्ध मात्रिकम, इसका मतलब चा अर्ध मात्रिकम। जो हमारा व्यंजन होगा वो हमारी आधी मात्रा का होगा। इसका मतलब व्यंजन की जो है मात्रा आधी होती है, और आपकी हर्ष की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की आपकी 2 होती है, और प्लुत की आपकी 3 होती है। जनरली सिंपली इस सूत्र को जो है हमने इस तरीके से लिख दिया था। स्वरों के भेद की बात करें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 एंड 3। हर्ष स्वर 1 मात्रा जिसमें होती है वो हर्ष कहलाते हैं, यानी कि छोटे अ ई उ री। ठीक है, ये हमारे जो मूल स्वर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मूल स्वर होते हैं वो आपके हर्ष होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं, तो आपको डायरेक्टली हर्ष स्वर। और हर्ष स्वर की मात्रा कितनी होती है, 1 मात्रो भवेत हर्षो। तो इसका मतलब ये सूत्र है। और सूत्र की हमने अभी बताई कि बात कि सूत्र अष्टाध्यायी में क्या हैं, सूत्र हैं। व्याकरण संबंधित जो नियम हैं किसके अकॉर्डिंग दिए गए, सूत्रों के द्वारा दिए गए हैं। तो ये सूत्र हैं, इन्हीं सारे सूत्रों में सारी व्याकरण छुपी हुई है। ठीक है, तो अब हमारा हर्ष स्वर हो गया। दीर्घ स्वर की बात करें, यहाँ पे लिखा है द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, यानी कि जो वो स्वर जो आपकी जो है 2 मात्रा होगी उनको हम दीर्घ कहेंगे। ठीक है, जैसे आ ई जो बड़ी चीज़ हैं वो आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। यहाँ पर सूत्र में लिखा है त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, इसका मतलब कि 3 मात्रा को आप क्या जानो, प्लुत जानो। जैसे किसी को बुलाने में, ओम का पाठ पढ़ने में, ठीक है, आ को 3 बार रटेंगे, ई को 3 बार रटेंगे, ऊ को 3 बार रटेंगे, तो आपका ये प्लुत कहलाता है। ओ मतलब समझ 3 बार हो गया मेरा। ठीक है, तो इनको प्लुत कहेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे लिखा है ये सूत्र उ कालो युजत्र स्व दीर्घ प्लुतः, इसका मतलब 1 मात्र की, 2 मात्र की और 3 मात्र की। इसके अनुसार आपका 1 मात्र हर्ष होगा, 2 मात्र का आपका जो है दीर्घ होगा, और आपका 3 मात्र जो है आपका प्लुत होगा। उनकी जो है 1 मात्रा के लिए, 2 मात्रा के लिए और 3 मात्रा के लिए क्रमशः हर्ष, दीर्घ और प्लुत संज्ञा जानो। आखिर संज्ञाएं क्या होती है, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संज्ञाएं, संस्कृत में संज्ञाएं इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोशिश करूंगा समझाने की, उसमें सारे सूत्र ही चलते हैं। ठीक है, और आपके उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है उन सूत्रों में से कि आप इस किस संज्ञा के लिए ये सूत्र यूज किया गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई होगी, आपके स्वर क्या हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम अपने व्यंजनों की। ठीक, इसकी बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, ये सारी जो कहानी है, जो भी मैंने अभी गाई है, कही है, कुछ भी किया, समझाया हो, ये हमारी संस्कृत भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए ही सिर्फ ये हम लोगों को जाननी पड़ती है। ये किसके थ्रू जाननी पड़ती है, ये एक होती है विद्या, जिसे विद्या कहते हैं, यानी नियम जिसमें होते हैं, विज्ञान जिसको कहते हैं, यानी कि जिसमें नियम दिए गए हैं, तो वो होता है व्याकरण। तो संस्कृत का जो व्याकरण है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो में जानने की कोशिश की है। आई होप थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही है थोड़ी गर्मी की वजह से। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, तो मैं कोशिश करूँगा इसको और भी अच्छे से डिफ़ाइन करने का नेक्स्ट वीडियो में। तो सारी कहानी जो है, किसी भी भाषा में सबसे मेन टर्म्स क्या होते हैं, अक्षर,
और अक्षर से पहले आ जाओ तो ध्वनि, जो हम बोल रहे हैं ध्वनि ध्वनि ध्वनि, जो हम आवाज़ आपको तक पहुंचा रहे हैं, तो वो आपकी आवाज़, जो मेरी आवाज़ है उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब उनको कनेक्ट कर रहे हैं मेरी ध्वनि को अक्षरों से, यानी मैं अक्षर बोल रहा हूँ, अ छ र, यानी आ और छा और रा, अक्षर बोल रहे हैं। तो उन्हीं अक्षरों की मैंने इस वीडियो में बात की, ठीक है। अक्षर के टाइप्स बता दिए हैं, स्वर और व्यंजन उसके भेद बता दिए हैं, स्वरों में आपके मूल स्वर, संयुक्त स्वर बता दिए हैं, और स्वरों को भेद, जैसे कि आ बोलते हैं थोड़ा अप डाउन नहीं। भाषा क्या है? भाषा एक बहता नीर है, समझ रहे हो? मेरी बातों को समझें थोड़ा, 1 मिनट ले लूँगा मैं बस, कि भाषा जो है आपका बहता नीर है। जिस तरीके से भाषा को नीर बताया गया, बहने वाली चीज़ क्या मतलब ऐसे चलेगी, तो उसी तरीके से हमारे अक्षर भी ऐसे ही चलते हैं। मतलब समझ रहे हैं? मैं धीमे बोलूँगा, कोई अक्षर बड़ा तेज़ बोलूँगा, कोई स्टाइल से बोलूँगा, ठीक है। तो उन्हीं अक्षरों को, जो बोलने का ढंग है, जो ध्वनियाँ हैं, उन्हीं की बात हम जो है इस व्याकरण में हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाई। किसके रूप में? हास्य के रूप में, दीर्घ के रूप में, प्लुत के रूप में, ठीक है। अब हमने का बोला का, हम बोले का है, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस चीज़ों को आप समझोगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि संस्कृत को थोड़ा सा और अच्छे वे में पढ़ाने का, अच्छे ढंग से पढ़ाने का और शॉर्ट तरीके से पढ़ाने का। चाहे भली मेरी लैंग्वेज इधर से उधर हो जाए, अपना एडजस्ट करना, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। आई होप